11th क्लास में हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, ऊष्मागतिकी का रसायन। रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया में उत्सर्जित अवशोषित ऊष्माओं का अध्ययन किया जाए उसे हम ऊष्मागतिकी कहते हैं। ऊष्मागतिकी के दो कीवर्ड हैं, तंत्र और परिवेश। निकाय का वह छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा भाग जिसे ताप और दाब के परिवर्तन के प्रभाव के अध्ययन के लिए चुना जाता है उसे तंत्र कहते हैं। निकाय का वह छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा भाग जिसे ताप और दाब के परिवर्तन के प्रभाव के अध्ययन के लिए चुना जाता है उसे तंत्र कहते हैं। जैसे एक कमरे में रखा हुआ माचिस का डिब्बा, वो माचिस का डिब्बा तंत्र है और वो कमरा परिवेश है। कमरा उस घर का तंत्र है और वो घर उसका परिवेश है। घर उस मोहल्ले में तंत्र है और वो मोहल्ला उसका परिवेश है। ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो परिवेश तंत्र से वास्तविक या काल्पनिक सीमा रेखाओं द्वारा जो पृथक पृथक रहता है उसे हम परिवेश कहते हैं। जैसे ये कमरे की बात करें तो दरवाजों से वो पृथक हो जाएगा, तो वो वास्तविक सीमा रेखा है। लेकिन गली मोहल्लों की बात करें जहाँ पे गेट की व्यवस्था नहीं है, वो काल्पनिक सीमा रेखा होगी कि यहाँ से यहाँ तक एक मोहल्ला है, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक दूसरा मोहल्ला है। तंत्र जो होते हैं वो बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है खुला तंत्र। आपने एक सिस्टम लिया है जिसमें एक ढक्कन नहीं है अर्थात एक खुला है, इसमें आप गर्म पानी गर्म जल जो भी लेना है ले लीजिए, गर्म ही लेना है क्योंकि आपको ऊष्मा का भी अध्ययन करना है। तो वह तंत्र जिसमें द्रव्यमान और ऊष्मा दोनों का विनिमय हो उसे खुला तंत्र कहते हैं। ऊष्मा का विनिमय ऐसा होगा कि वाष्प ऊपर जाएगी और ठंडी वाष्प नीचे आएगी। द्रव्यमान का विनिमय ऐसा होगा कि जल वाष्प जब उड़ेगा तो वो द्रव्यमान भी जा रहा है और वातावरण की अशुद्धि अंदर आ रही है। तो जो द्रव्यमान और ऊष्मा दोनों का विनिमय करे वो खुला तंत्र। जो केवल ऊष्मा का विनिमय करे द्रव्यमान का नहीं करे, है ना, उसे हम बंद तंत्र कहते हैं। जब तंत्र को आपने बंद कर दिया तो जल वाष्प बाहर जाएगा नहीं, अशुद्धि अंदर आएगी नहीं, लेकिन दीवार से ठंडी ऊष्मा अंदर जाएगी और गर्म ऊष्मा बाहर आएगी, तो ऊष्मा का विनिमय होगा और द्रव्यमान का नहीं होगा। थर्मस फ्लास्क एक ऐसी व्यवस्था है जो ना तो द्रव्यमान का विनिमय करेगी ना ही ऊष्मा का विनिमय करेगी। तो वह तंत्र जिसमें द्रव्यमान और ऊष्मा दोनों का विनिमय न हो उसे हम रुद्धोष्म तंत्र के नाम से जानते हैं या विलगित निकाय के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये वाला जो तंत्र है रुद्धोष्म या विलगित होगा, रुद्धोष्म तंत्र। क्लियर। अब हम आते हैं प्रक्रम। प्रक्रम के प्रकार। किसी भी तंत्र में प्रक्रियाएं होती है, कोई प्रोसेस होता है, उसे हम प्रक्रम कहते हैं। जैसे समतापी प्रक्रम, वह अभिक्रिया जिसमें प्रारंभ से लेकर अंत तक ताप समान हो उसे हम समतापी प्रक्रम कहते हैं। ताप को समान रखने के लिए बाह्य कार्य करना होगा। मान लो अंतिम ताप भी 10 डिग्री था और प्रारंभिक ताप भी 10 डिग्री था, तो ताप में परिवर्तन 0 डिग्री रहा, उसे समतापी प्रक्रम कहेंगे। जैसे कोई भी चीज बनानी है, आपको ईथर ही बनाना है तो 140 डिग्री पर ही बनता है, तो 140 डिग्री ताप को आप स्थिर रखेंगे प्रारंभ से अंत तक, तो वो समतापी प्रक्रम होगा। समदाबी प्रक्रम वे प्रक्रम जिसमें प्रारंभ से अंत तक दाब समान हो, यहाँ T1 की जगह P2 P1 डेल भी आ जाएगा, उसे समदाबी प्रक्रम कहेंगे। जैसे आप रात को बलून को फुला देते हैं और बलून को फुला के छोड़ देंगे तो सुबह वो थोड़ा सा स्क्वीज हो जाएगा, फिर से एयर भरेंगे वो नॉर्मल हो जाएगा। तो प्रक्रम को समदाबी बनाए रखने के लिए बाह्य कार्य की आवश्यकता है। समायतनी प्रक्रम, प्रारंभ से अंत तक P2 - P1 = डेल V, प्रारंभ से अंत तक आयतन जो है वो समान रहे तो उसे समायतनी प्रक्रम कहते हैं। वह प्रक्रम जिसमें ना ऊष्मा ली जाए ना ऊष्मा दी जाए, अर्थात कोई कार्य बाह्य कार्य की आवश्यकता ना हो, रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं। उत्क्रमणी प्रक्रम, यह प्रक्रम बहुत से पदों में अत्यंत सूक्ष्म विधि से अत्यंत सूक्ष्म अभिक्रियाओं द्वारा संपन्न होता है, अर्थात ताप दाब और आयतन में परिवर्तन से उसकी उत्क्रमणीयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसे उत्क्रमणी प्रक्रम कहते हैं। अनुत्क्रमणी प्रक्रम एक ही दिशा में प्रारंभ होगा और समाप्त हो जाएगा, उसे हम अनुक्रमणी प्रक्रम के नाम से जानते हैं। उसके बाद किसी भी निकाय के 2 गुण होते हैं। एक होता है विस्तीर्ण गुण, वह गुण जो तंत्र में पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करे, विस्तीर्ण गुण कहलाता है।
वह गुण जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर न करे गहन गुण कहलाता है। इसमें आपको अंतर लिखना है, आपका होमवर्क है, अंतर दोनों का आपको लिखना है। अवस्था, किसी भी निकाय के मापे जाने योग्य स्थूल गुणों को अवस्था या फंक्शन कहते हैं, जैसे ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था, है ना। तो हम पहचान लेते हैं कि ये पदार्थ ठोस है, ये पदार्थ द्रव है और ये पदार्थ गैस है। और उनकी अवस्थाओं में जिन चीजों के माध्यम से हम परिवर्तन करते हैं उसे अवस्था फलन कहते हैं। जैसे ताप है, दाब है, आयतन है, इसमें परिवर्तन, जैसे हम ताप में परिवर्तन करेंगे तो ठोस को द्रव में और द्रव को गैस में बदल सकते हैं, ठीक है। तो उसे हम अवस्था फलन के नाम से जानते हैं। वह चीजें यानी वह घटक जो अवस्था में परिवर्तन करे अवस्था फलन कहलाती है। उसी के बाद हम बात करते हैं पथ फलन की। लेकिन पथ फलन के पहले मैं वापस अवस्था फलन में जा रही हूँ। अवस्था फलन तंत्र की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है। तंत्र की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर और अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है। तो जो तंत्र की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करेगा वो अवस्था फलन कहलाएगा, और जो तंत्र की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर नहीं करेगा वो आपका पथ फलन कहलाएगा। जो तंत्र की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर नहीं करेगा वो पथ फलन कहलाएगा, वो है Q एंड W। आप कभी ये मेजर नहीं करते कि मैंने 2 रोटी खाई है, यहाँ से स्कूल तक गया इतनी ऊर्जा खर्च हुई, वहां से मार्केट तक गया इतनी ऊर्जा खर्च हुई, वहां से घर आया इतनी ऊर्जा खर्च हुई। वो आपको मालूम है कि आपने 2 रोटी खाई है जो 4 घंटे तक आपको फ्यूल देगी, तो उसका आप प्रारंभिक और अंतिम अवस्था का निर्धारण नहीं करते, है ना। यहाँ से स्कूल आप साइकिल चला कर गए, कितना कार्य किया आपने मेजर नहीं किया। स्कूल से मार्केट गए, कितना कार्य किया आपने मेजर नहीं किया। मार्केट से घर आए, कितना कार्य किया आपने मेजर नहीं किया। तो वह घटनाएं जो तंत्र की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर न करे पथ फलन कहलाती है, जो Q और W है। लेकिन जब ये Q प्लस W हो जाएंगे तो ये बराबर डेली हो जाते हैं, जो आगे मैं बताऊंगी। और जब ये डेली हो जाएंगे तो दोनों जब योग में रहेंगे तो अवस्था फलन कहलाएंगे, और दोनों जब अलग अलग रहेंगे तो पथ फलन कहलाते हैं। Q और W जब अलग अलग हैं पथ फलन है, Q प्लस W जब अलग एक साथ हैं आंतरिक ऊर्जा के रूप में तो वो अवस्था फलन के नाम से जाने जाते हैं। इतना ये बेसिक है ऊष्मा रसायन का। कल हम आगे बात करेंगे।